नमस्ते, मैं हूं उत्पल चौधरी और ये शो है क्लोजिंग बेल विथ यूबी। उत्पल एंड विक्रांत आज जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज जो है पूरा नेटवर्क जो है जाम पड़ा हुआ है दिल्ली में। एक तरीके से शायद आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रिकॉशन के तौर पे वहाँ बंद किया गया होगा और अभी वो कनॉट प्लेस वाले इलाके में फंसे हुए हैं तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए शो मस्ट गो ऑन। तो हमें इस शो को हम शुरुआत करते हैं और दोनों चैनल में इन्वेस्टिंग माइंड्स और द स्वतंत्र में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मार्केट को लेकर बात है कि मार्केट में जो है एक हल्की सी जो है गिरावट देखी गई। 0.52% की नरमी रही। निफ्टी में 23,870 के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स जो है वो 365 पॉइंट्स की नरमी के साथ 76,389 पर बंद हुआ है। निफ्टी जो बंद हुआ 23,800 एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर बिकवाली वहां देखी जा सकती है। और इस समय जो सिचुएशन चल रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई जो है गंदे मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है और हुतीज की तरफ से ये खबर आ रही है कि उसने गन टान रखा है और सऊदी के 2 टैंकर पर उसने निशाना बनाया है। कल सऊदी का 2 टैंकर जो है उसने यू टर्न लिया था। अब उसी 2 टैंकर पर बनाया गया है या कोई नया 2 टैंकर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है कि बाब अल मंदाब पे उसका पूरी तरीके से कब्जा है और वहाँ से उसकी अनुमति के बगैर तेल पास नहीं हो पाएगा। जैसे स्ट्रेट हॉर्मुज से जो है ईरान की अनुमति के बगैर पास नहीं हो पाता और यहाँ से 4.2 बिलियन तेल जो निकलता है प्रतिदिन। तो इस तरीके से लगभग ये दोनों मिलाकर जो है 25% तेल देता है दुनिया का। तो इससे जो है तेल पे ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और ब्रेंट जो है वो चला गया है उछलकर अभी 98 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है और WTI भी जो है वो उछलता हुआ 90 के आसपास के रिजीम पे इस समय पहुंच गया है। देखिए स्थिति जो है वहाँ का काफ़ी गंभीर होता हुआ दिखने लगा है क्योंकि जो न्यूक्लियर वाली बात है वो भी एक रिजीम खुल गया है और साथ में उनके जो विदेश मंत्री हैं वो कहें कि बातचीत के लिए आ नहीं रहा है। तो इस समय बातचीत का कोई भी दौर नहीं चल रहा है। आप एक तरीके से देखें तो ठप पड़ चुका है। ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, 12वां दिन है और हुतीज भी इन्वॉल्व हो गया है। तो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में तेल पे देखना होगा किस तरीके से भागता है। उसका असर आज ये देखने को मिला कि कल तक जो गोल्ड, सिल्वर और तेल तीनों भाग रहे थे, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि अगर 2-3 दिन अगर तीनों भागते रहे तो एक नया कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा जा सकता है। लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ने दम तोड़ दिया और गोल्ड में 1.34% की नरमी देखी जा रही है। सिल्वर में जो है 1.76% की नरमी है। गोल्ड हालांकि अभी भी जो है 4100 को जो क्रॉस किया था वहाँ पे अगर मजबूती बनाता तो ठीक अच्छी बात होती, लेकिन वो उसके नीचे आ गया है। 4090 के आसपास अभी देखा जा रहा है। और सिल्वर जो है, सिल्वर के लिए जो 61 जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है क्योंकि वो कई महीनों तक जो है सपोर्ट था, उसको तोड़ने के बाद ही उसकी कहानी शुरू हो सकती है और वो 58.69 पे है। तो वहाँ पे संघर्ष करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो कंडीशन जो है इस समय वेट एंड वॉच का है कि क्या चीज़ें यहाँ पे रहता है। बाकी जो 2-3 खबरें हैं, एक तो है कि एफआईज को लेकर खबर है कि एफआईज ने 11 स्टॉक्स में 6 मंथ में उसमें डबल, सारे स्टॉक्स लगभग उसमें से डबल हो गए और जिसमें से एक स्टॉक जो है उसने 451%, 451% का रिटर्न दिया है सिर्फ 6 महीने में। इस जो है कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम बोल रहे हैं आपको। वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और इसमें एफआईज की हिस्सेदारी 20% के आसपास है और पहले 12% था, 8% इधर 6 महीने में बढ़ा है। और इस शेयर्स का पी जो है 584 है। सोच रहे हैं मतलब अब इसको कायदे से 20 के आसपास वाले पी पे रहना चाहिए, 15 के पी पे रहना चाहिए, 584 के पी पे है। पब्लिक की होल्डिंग 25% है। पब्लिक लोग जो इसमें उछाल देखा होगा तो वो खरीदने के लिए आए होंगे। बुक वैल्यू से 11.7 टाइम्स ज़्यादा है। आरओसी मात्र 11.7% है। हालांकि इसका सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट 2 साल में जो है वो जो है नेगेटिव ही था। इस बार जो है 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भागा है, अब इसमें क्या होता है कि यही सब चीज़ होता है जो फोमो लाइन क्रिएट किया जाता है। जब ये एफआईज घुसे होंगे उस समय अगर इन तमाम शेयर्स को कोई आइडेंटिफाई करने के बाद अगर चला जाता है, और बड़े कम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऐसे शेयर्स को। अब इसमें क्या है कि एफआईज 8% पैसा पंप किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से पंप किया, उसने पैसे को भगा दिया है। अब यहाँ पे कोई फंसेगा तो बेच बाच कर निकल जाएगा वो। और इसी तरीके से जो बाकी जो 11 स्टॉक्स हैं वो सब उसी में से हैं। 1-2 कंपनी आप जानते होंगे, एक साइंडर्स इलेक्ट्रिक करके है, उसमें 106% की बढ़ोतरी हुई है, वो ठीक ठाक है। उसके जो है स्विच लगते हैं तो वो
ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब सिर्फ ऊपर से नाम से, उसका फंडामेंटल्स हमने नहीं देखा है। तो इस तरीके से एफआईज जो खरीदारी करता है, खरीदारी करने के बाद जब खबर आता है, देखिए दो बातें, एफआईज जब खरीदारी करता है उसके बाद आपको जानने को मिलता है वो रिस्की है, और बाकी जो ब्रोकर, हमारे जो ब्रोकर सब जो खरीद लेते हैं और बाद में वो खबर आता है वो ये है। देखिए बासी खबरें इसमें जानलेवा है, इसमें तब है जब ताज़ा ताज़ी आप पहले से घुस गए या आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया कि भैया, मतलब न्यूज़ मिल गया कि ये खबर जो है ये बढ़िया है, इसमें बढ़िया चीज़ होने वाला है, इसमें बढ़िया एक्टिविटीज़ है, इसमें बढ़िया ऑर्डर मिलने वाला है, इसमें एफआईज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तमाम बातें। अगर न्यूज़ मिल गया तब तो ठीक है। बाकी जो है इसमें से, ऐसे शेयर्स में से बचना चाहिए। मतलब न्यूज़ मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ न्यूज़ के पर्पज से हम आपको कह रहे हैं, तो वो चीज़ है। बाकी जो 6 म्यूचुअल फंड है उसने भी जो है 13 न्यू स्मॉल कैप स्टॉक्स को जोड़ा है जून महीने में। देखिए इस समय जो ये जो अभी जो लड़ाई का मामला चल रहा है और प्लस जो हमारे यहाँ जो चल रहा है अभी स्टूडेंट आंदोलन चल रहा है, अगर ये दोनों चीज़ से निकल जाएंगे हम बाहर और फिर निफ्टी में अगर तेज़ी आएगी तो उस समय सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप भागेगा, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी नंबर 1, क्योंकि उसमें आपको धीरे धीरे देख कर करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जब अगर ज़्यादा रिस्क लगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आए तो उसमें म्यूचुअल फंड के जरिए चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ एंड साउंड होता है, उसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो बढ़िया से तमाम चीज़ों को करते हैं। अब एक खबर चीन को लेकर है कि चीन से जो भी चीज़ें बाहर जा रही थी, जो तकनीक बाहर जा रहा था, पूंजी बाहर जा रहा था, या ज्वाइंट वेंचर के जरिए जो चीज़ें जा रही थी, उसमें अब बीजिंग से मंजूरी लेनी होगी। चीन टाइट कर रहा है तो अब मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि कई सारे ज्वाइंट वेंचर हैं हमारे साथ भी, तो उस कंपनियों को दिक्कत हो सकती है इस नए रूल रेगुलेशन से, जिसमें डिक्सन हो गया, एम्बर हो गया, ओप्पो वाला, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जिसमें थोड़ी सा प्रॉब्लम हो सकता है चाइना वाले फैक्टर के आने के बाद। अब हम लोग बात करेंगे, आपके तरफ से एक आया था, मांग थी कि आईटीसी शेयर्स के बारे में हम आपके उसके बारे में बताएं, उसका रिव्यू करें। सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, खरीदने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आईटीसी जानते हैं जैसा कि आप लोग जिस चीज़ पे काम करता है उसका अगर हम शेयर देखें तो उसका जो मैक्सिमम जो रहा था 1 साल का अगर हम देखें तो 427 पे गया था और अभी 275 पे है, और 280 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो काफ़ी लो है, ठीक। और इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, 5.20 देता है। पी इसका बहुत ही रिजनेबल पी है, 16.8 पे है। आरओसी इसका गजब का है, 38.9 है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, काफ़ी कम है, रेंज के अंदर है। प्लेज परसेंटेज जो गिरवी रखा जाता है शेयर्स 0 है, कुछ भी नहीं है। प्रोमोटर फ्री है, जो है गवर्नेंस के जरिए चलता है वो, उसमें जो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट चलाती है। डीआईज की हिस्सेदारी 49.1% है, इसमें 0.02% अभी उसने हाल में बेचा है पिछले 3 महीने में। एफआईज की हिस्सेदारी 34.2% है, माइनस 0.60 वहाँ बेचा है डीआईज ने, एफआईज ने, और पब्लिक होल्डिंग 16.6% है। तो इस तरीके से एफआईज और डीआईज का जो है बहुत ज़बरदस्त बोलबाला है। कंपनी अच्छी रही थी लेकिन परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है, पिछले 5 साल से इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल नहीं रहा है, आप एक तरीके से देखें तो। हालांकि इसका जो इंटेंसिक वैल्यू होता है वो 268 है, और जो इस समय का जो प्रेजेंट वैल्यू चल रहा है तो वो इंटेंसिक वैल्यू के आसपास माना जाता है, जो एक बड़ा मेजरमेंट होता है शेयर को मापदंड करने के लिए। बाकी इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल का अगर हम देखें तो पुअर सेल्स ग्रोथ है, 9.87% का ये ग्रोथ दे रहा है। क्वार्टर मार्च जो 2025 वाला और इस बार का क्वार्टर मार्च 2026 में सेल्स में गिरावट देखा गया है क्वार्टर में, लेकिन अगर साल का हम देखें तो वो क्वार्टर द क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, और जो है और साल में जो प्रॉफिट भी जो है पूरे साल का देखते हैं तो प्रॉफिट भी उसका बढ़ता हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है, हालांकि कुछ रूल रेगुलेशन पॉलिसी के कारण शेयर जो है वो बैकफुट पे है, नंबर 1। दूसरी बात की शेयर की तरफ से एक खबर आया है कि वो एफएमसीजी में जो है 2035 का उसकी योजना है, तब तक 8 लाख करोड़ उसमें पंप करना है इसको। तो एफएमसीजी में लेकर वो काफ़ी एग्रेसिव ढंग से आ रहे हैं, और खासकर उनका जो टारगेट है उसमें जो जेन जी है, जेन अल्फा है, इन तमाम लोगों को और इनोवेशन किया जाएगा। जैसे कि कई सारी कंपनियां इनोवेट करके जो चीज़ें प्रोडक्ट लाती है उसी तरीके का ये प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा। तो ये आईटीसी का है, कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बताया जा रहा है। बाकी
अब हम लोग बात करते हैं जो दिल्ली में चल रहा है। देखिए, ये बिजनेस न्यूज़ चैनल है, यहाँ पॉलिटिकल बातें बिल्कुल नहीं होती और हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन जो हो रहा है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट घिर चुकी है, और गवर्नमेंट अगर कमज़ोर दिखती है, जब भी घिर जाती है, कुछ भी हो जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, गिरने वाली नहीं है, लेकिन जो घिर जाती है चारों तरफ से, तो उसका असर शेयर बाज़ार पे भी होता है। जैसे शेयर बाज़ार पे क्या होता है कि किसी के जीतने पे शेयर बाज़ार उछल जाता है, हम पार्लियामेंट बनने पे शेयर बाज़ार गिर जाता है जो है, या किसी के चॉइस वाले के हारने पे शेयर बाज़ार गिर जाता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत मायने रखता है। और चूँकि इस चीज़ को हमने कवर नहीं किया था, लेकिन अभी चूँकि ये चल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ये फैल गया है, अब दिल्ली ही नहीं, मतलब हर जगह पूरे देश में ये फैलता हुआ दिख रहा है। मैं गोवा में आ रहा था जो है पंजिम इलाके से, वहाँ मुझे 2 किलोमीटर लंबा, जबकि गोवा के लोग शांत हैं, इस टाइप के चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाते। अब वो अपने ज़मीन वमीन को लेकर क्रांति करते हैं, उसमें वो अपना संघर्ष करते रहते हैं। बाकी वहाँ जो चीज़ें देखी, और यहाँ का एक आज़ाद मैदान है, वहाँ जो भीड़ दिखा वो पूरे स्टूडेंट्स के पास चला गया है। तो जो स्टूडेंट्स के पास है, स्टूडेंट मतलब कि उसका परिवार भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप एक तरीके से देखें जो चीज़ें हो गई हैं, और तो सरकार जो है इस समय गिर चुकी है पूरी तरीके से। अब था दूसरा, जो अपोजिशन जो हंगामा कर रहा है वो तो करेगा ही, तो उसका काम है, लेकिन मेन स्टूडेंट्स का। और इस समय जो 2 नुमाइंदे जो इनके बातचीत के लिए गए हुए थे जेपी नड्डा की तरफ से, जब वहाँ से ये बात आ गई कि ये लोग हमें अप्रोच किए थे, तो अब स्टूडेंट बातचीत के लिए जा नहीं रहे। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन अब इसमें से कैसे इसका सोल्यूशन निकलता है, कितना जल्दी निकलता है, देखिए अभी मार्केट जो है उस पर नज़र लगा के रखा हुआ है। मार्केट में कोई भी गिरावट उस तरफ से हो नहीं रहा है। लेकिन चूंकि हम पहले से आपको आगाह करते हैं कि अगर सिचुएशन जो है अगले 1 हफ्ता के अंदर या 5 दिन के अंदर कूल डाउन नहीं हुआ और मामला भड़कता चला गया, तो इसका असर जो है शेयर बाजार पे पड़ सकता है। MS गोलवलकर साहब, जिनको कि गुरुजी बोला जाता था, और जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें से किसी दूसरे जो है RSS के ही बड़े नेता जो है वो बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा था कि अगर जनसंघ सत्ता में 2 से 3 बार रह जाए तो ये भी कांग्रेस बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस और इनमें फ़र्क ये है कि कांग्रेस के पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जनसंघ के पीछे RSS है, जो कि उसको साफ कर देगा। पानी का एक प्रवाह आएगा और जनसंघ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ जो सिचुएशन चल रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, और ये ग्रीम हो गया, अगर अगले 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक हो गया, तो यहाँ RSS की एंट्री हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है। तो इसलिए हम सिर्फ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि मार्केट को अब तक हमने भी नज़र नहीं दिया था, लेकिन आज से वहाँ नज़र देना शुरू कर दिए हैं। वहाँ जो एक्टिविटीज़ है वो भी एक मायने रखेगा। अब से जो बिजनेस का जो बाज़ार है, चूँकि बिजनेस का बाज़ार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर महंगाई से होता है, हर एक चीज़ से होता है, मानसून से हम लोग प्रभावित होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं। ये तो बड़ा चीज़ है। तो ये एक पॉइंट देखना है कि इस पर गवर्नमेंट किस तरीके से आगे निकाला जाता है। साथ में इसमें क्या होता है कि इस तरह का आंदोलन जब चलता है तो उससे देश की भी किरकिरी होती है। तो ये तमाम बातें हैं। तो इस खबर पे भी अब हम लोगों को टाइम टू टाइम नज़र रखना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल मेरा नहीं है, हम जो है न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, हम जनता के साथ हैं, और जो खबर इस समय चल रही है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अब शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस एंगल को जो है शाम के वक्त में थोड़ा थोड़ा हम लोग कवरेज देंगे। तो इतनी बात है। तो हमारे तरफ से और विक्रांत के तरफ से आप सबों का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।